हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे हैं। घटना चक्र में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वह सभी प्रश्न मैं आप लोगों को पूरे कराने की कोशिश करूंगी। जितने भी टॉपिक घटना चक्र में है वह सभी मैं आप लोगों को पूरे कराऊंगी। और हम लोग जितनी हमारी प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और इससे पहले का जो क्लास था वह अजंता गुफा से संबंधित था। और वह भी क्लास जो अजंता गुफा से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वह सभी प्रश्न कल के वीडियो में हो गए थे। देखिए, अजंता विषय जो है, अजंता गुफा है, यह 2 पार्ट में बना हुआ है। इसका टॉपिक अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाकर देखिएगा। और देखिए, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप लोग अच्छे से इनकी तैयारी कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते ही नहीं हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, पर आप लोग कोई लोग अपना प्यार और सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो यह देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी, हार नहीं मानूँगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो भारतीय लघु परंपरा है, जैन शैली और पाल शैली, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए बातें ना करते हुए जो हमारा टॉपिक है पाल शैली उसको शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी। इसमें हम लोगों को ये बताना है कि जो लघु चित्रकला है वह भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी। तो वह भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई थी। ठीक है, भारत के पूर्वी हिस्से में यह विकसित हुई थी और भारत के पाल वंश के अधीन यह विकसित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ। तो इसमें बताना है कि 7वीं से 12वीं जो शताब्दी थी, इस शताब्दी में कौन सी शैली का जन्म हुआ। तो इस जो 7वीं से 12वीं शताब्दी है इसमें पाल शैली का उद्भव एवं विकास हुआ। यानी 7वीं से 12वीं शताब्दी में जो पाल शैली है यह फली फूली या विकसित हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो इसमें बताना है कि भारत में जो लघु चित्र हैं उनके जनक के रूप में किसे माना जाता है। यानी जो लघु चित्र हैं इनको किसने इनकी शुरुआत की। तो इनको किसने इनके जनक कौन हैं लघु चित्रों के। तो लघु चित्रों के जनक पाल हैं। ठीक है, पाल शासक हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की। फिर वही से देखिए प्रश्न है, इसका भी आंसर क्या होगा। पाल, जो पाल शासक हैं इन्होंने लघु चित्रों की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए। तो सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे, वह ताड़पत्र पर बनाए गए थे। किस पर बनाए गए थे, ताड़पत्र पर बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल में आरंभ हुई। इसमें क्या बताना है कि जो भारतीय लघु चित्र हैं इनकी परंपरा किस काल में आरंभ हुई। तो कब आरंभ हुई, पूर्व मध्य काल में इनकी जो परंपरा है वह आरंभ हुई। किसकी, लघु चित्रों की। ठीक है, पाल शैली के चित्र होते हैं। तो जो देखिए पाल शैली हैं ये जिनके जो चित्र हैं वह किस पर बने थे, यह पोथियों पर बने थे। सबसे पहले पोथियों पर चित्र बने थे पाल शैली में। ठीक है, और पाल शैली के अंतर्गत प्रारंभ में ताड़पत्र और बाद में कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों में वज्रयान बौद्ध धर्म के दृश्य चित्रित हैं। ठीक है, इस शैली के अधिकांश जो चित्र हैं वो पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। जो इस शैली के स्फुट चित्र प्राप्त हुए हैं वे बंगाल के पटचित्र हैं। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, पाल वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा कौन था। तो पाल वंश का सबसे प्रतिभाशाली जो राजा था वह महिपाल था, जिनके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ था। इन्होंने बौद्ध धर्म एवं संस्कृत को तिब्बत तथा दक्षिणी पूर्वी देशों में फैलाया था। किसने, महिपाल जो हैं इन्होंने बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म और इसकी संस्कृति को कहाँ फैलाया था, तिब्बत और दक्षिण पूर्वी देशों में फैलाया था। फिर बात करते हैं कि जो पाल शासक हैं वह किसके अनुयायी थे। तो पाल जो शासक हैं वह सम्राट बुद्ध के अनुयायी हैं। ठीक है, यह सम्राट बुद्ध के अनुयायी थे और इन्होंने ही क्या किया था, बौद्ध धर्म एवं संस्कृति को जो तिब्बत है और दक्षिण पूर्वी देश है यहाँ फैलाया था। ठीक है, यानी इसका प्रचार किया था। अगला पॉइंट है, बुद्ध
अगला पॉइंट है बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन का चित्र जो है वो इस समय का सबसे उत्तम चित्र है। देखिए प्रश्न पूछता है कि सबसे उत्तम चित्र कौन सा है पाल पाल जो शासक थे उस समय का, तो उस समय का सबसे उत्तम जो चित्र है वह बुद्ध जी को दिखाया गया है योग मुद्रा में कमल पर बैठे हुए। और पाल शैली के अगर प्रमुख केंद्र के बारे में पूछा जाए तो देखिए बंगाल, बिहार और नेपाल तीन प्रमुख केंद्र हैं किसके, पाल शैली के। ठीक है, पाल शैली के अंतर्गत कौन कौन से तीन प्रमुख केंद्र आते हैं, बंगाल, बिहार और नेपाल आते हैं। अगला प्रश्न है पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं, तो देखिए यह जो चित्र हैं वह ताड़पत्र पर बने हैं। फिर पूछा जाता है पाल शैली के चित्र किस तल पर बने हैं, फिर वही चित्र क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ताड़पत्र पर बने हैं। अगला प्रश्न है सित्तनवासन की जो गुफाएं हैं किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो देखिए सित्तनवासन की जो गुफाएं हैं वह कावेरी नदी के किनारे पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए इसमें इसका आंसर सित्तनवासन दिया गया है और इसका सित्तनवासन जो आंसर है वह इसलिए दिया गया है क्योंकि एक बार जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था सित्तनवासन की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसमें जो आंसर था वह कृष्णा नदी सही माना गया था। लेकिन जो सित्तनवासन की गुफा है वह कृष्णा नदी के नहीं कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है, लेकिन आयोग ने माना था तो उसको सही माना जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो इसका आंसर है वो सित्तनवासन ही सही होगा। अगला प्रश्न है सित्तनवासन के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर सही बिल्कुल दिया गया है कावेरी नदी, क्योंकि सित्तनवासन गुफा कावेरी नदी के तट पर ही स्थित है। कृष्णा नदी से इसका कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं आयोग ने किस आधार पर इसमें कृष्णा नदी को मान लिया था। अगला प्रश्न है सित्तनवासन जो गुफाएं हैं वह कहाँ स्थित हैं, तो देखिए सित्तनवासन की गुफाएं तमिलनाडु में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं, तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला प्रश्न है सित्तनवासन की गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो देखिए सित्तनवासन की गुफा एकमात्र ऐसी गुफा है जो जैन धर्म से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सित्तनवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो सित्तनवासन की जो गुफाएं हैं वह जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है सित्तनवासन गुफा किस धर्म का मंदिर है, तो सित्तनवासन जो गुफा है वह जैन धर्म का मंदिर है, क्योंकि देखिए यहाँ जैन धर्म से संबंधित ही चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न है सित्तनवासन गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है, तो देखिए इसका भी सही आंसर क्या होगा, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं, तो जैन धर्म की जो आरंभिक मूर्तियां हैं वो सित्तनवासन की गुफा में मिलती हैं। ठीक है, इसीलिए जैन धर्म से सित्तनवासन की जो गुफा है उसे जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। सित्तनवासन गुफा किस राज्य में स्थित है, तो सित्तनवासन की गुफा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सित्तनवासन गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं, तो देखिए यह इसका जो आंसर होगा वह कमल सरोवर होगा। क्या इसका आंसर होगा, कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न देख अगला प्रश्न है इनमें से कौन असंबद्ध है, तो देखिए इसमें से जो सित्तनवासन की गुफा है वह असंबद्ध है, क्योंकि बाकी जो सभी गुफाएं हैं वह जैन धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो सित्तनवासन की गुफा है वह जैन धर्म से संबंधित है। इसमें देखिए सिर्फ जैन धर्म से संबंधित ही चित्र मिले हैं। अगला प्रश्न है गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है, तो जो गीत गोविंद और कल्पसूत्र है वह जैन धर्म की सचित्र रचना है। ठीक है, किस धर्म की सचित्र रचना है, जैन धर्म की सचित्र रचना है। ठीक है, गीत गोविंद जो रचना है वह है किसकी, तो यह जयदेव की रचना है। किसकी है, जयदेव की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त हुए हैं, तो अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वह गीत गोविंद की जो पोथी है इस पर प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो देखिए कल्पसूत्र जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन प्रतिलिपि जो है पांडुलिपि का रचना काल क्या है, तो जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल 1060 ईस्वी है। ठीक है, कितना है, 1060 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं
जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत अगर बताएं तो इसमें कौन सा सही होगा? कल्पसूत्र इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर हैं, इनका जन्म कहाँ चित्रित किया गया है? तो जैन महावीर का जन्म जो है वह कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? कल्पसूत्र ग्रंथों के जो चित्रण है वह जैन शैली में हुए हैं। क्यों? क्योंकि यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है सैकड़ों रंगीन अपभ्रंश शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाले चित्रकल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रकाशन इसका किया था साराभाई मणिकलाल ने। ठीक है, किसने किया था? साराभाई मणिकलाल ने इसका प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जौनपुर में इसका सही आंसर है। ठीक है, सबसे उत्तम प्रति जौनपुर की है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? तो जैन शैली में चित्रित किया गया है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 52 प्रश्न देखे हैं और कुछ प्रश्न इसके बचे हुए हैं, वह कल के पार्ट में होंगे। और अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।